द रेस्टोरेशन एज, द रेस्टोरेशन पीरियड, इसको हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं क्योंकि ड्राइडन वाज द डोमिनेंट लिटरेरी पर्सनैलिटी इन दैट एज, तो इसलिए इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। ड्राइडन को वैसे हम क्लासिकल एज में भी इंक्लूड करते हैं, तो लेकिन ज़्यादातर ड्राइडन का जो वर्क है वो रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर आता है। और ड्राइडन एक बहुत बड़े क्लासिकल राइटर हैं। क्लासिसिज्म का जो आगाज़ है बेसिकली वो ड्राइडन के वर्क से ही होता है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं जी। 1660 चार्ल्स टू केम टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस से, जब प्यूरिटन मूवमेंट ख़त्म होती है और चार्ल्स टू को वापस बुलाया जाता है 1660 में, और वो दोबारा से मोनार्की को स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज कहते हैं। और क्योंकि ड्रामा भी दोबारा से रिस्टोर होता है इसलिए इसको ड्रामे के लिए भी रेस्टोरेशन एज कहते हैं। और क्या है जी इसमें, रेप्यूडेशन ऑफ द प्यूरिटन आइडियल्स एंड वेज ऑफ लिविंग। और इस एज में प्यूरिटन के जितने भी रूल्स और जितने भी उनके आइडियल्स और जितने भी उनके स्टाइल्स थे वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए। सोशल लेवल पे, हर लेवल पे उनके अगेंस्ट एक रिजेक्शन जो है वो आती है रेस्टोरेशन एज में। तो ये जो एज है ये सेकुलर है, स्केप्टिकल है एंड सिविलाइज्ड टोन हमें नज़र आएगी इसमें। और न्यो क्लासिकल आइडियाज़ भी हमें इस एज में नज़र आते हैं क्योंकि यहीं से क्लासिसिज्म की बुनियाद इसी एज में रख दी गई थी। रेस्टोरेशन बिकॉज मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज कहते हैं। इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं। 1665 टू 1666 द प्लेग, कि जिस तरह पहले ब्लैक डेथ आती है तो ब्लैक डेथ के बाद एक ये दूसरी आप कह सकते हैं कि प्लेग है, दूसरी ब्लैक डेथ है। तो ब्लैक डेथ भी प्लेग थी और वो भी ताउन की बीमारी थी उसमें, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। तो ब्लैक डेथ ज़्यादा सवेयर थी, लेकिन ये जो प्लेग है ये खैर उस लेवल की सवेयर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इससे जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, 1/4 ऑफ पॉपुलेशन की। फिर उसके बाद 1666 है जी, द ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मच ऑफ लंदन। लंदन में एक बहुत बड़ी आग लगती है और लंदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस आग से जल जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है इस आग की वजह से। फिर 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड इज़ एस्टेब्लिश्ड, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी जाती है। 1980 सॉरी ये 1688 है, 19 नहीं है, 1688 ब्लड लेस रेवोल्यूशन, कि वो जो हमने जेम्स टू की बात की थी, ये जो कैथलिक हो जाते हैं और एक सिविल वॉर का ख़तरा होता है, तो खैर वो ख़तरा होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो तमाम जो मैटर्स हैं वो डिस्कशन के ज़रिए सॉल्व हो जाते हैं। जेम्स टू इक़्तिदार छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, और इसलिए इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, या द ग्रेट रेवोल्यूशन भी इसे कहा जाता है। सर रिचर्ड रेन डिज़ाइन 51 न्यू चर्चेस, और फिर सर रिचर्ड रेन 51 नए चर्चेस की बुनियाद रखते हैं क्योंकि बहुत सारे चर्चेस ग्रेट फायर में जल गए थे, ख़त्म हो गए थे, तबाह हो गए थे। सेंट पॉल कैथेड्रल वाज कंप्लीटेड इन 1710, और उसी दौरान में जो कि सेंट पॉल कैथेड्रल की बुनियाद रखी गई तो वो 1710 में वो मुकम्मल होता है। टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, हॉर्स राइडिंग, ये सारे ट्रेंड थे जो कि इस एज में चल रहे थे। टी टेकिंग, कॉफ़ी, चॉकलेट, हॉर्स राइडिंग, ये सारे ट्रेंड फ्रांस से आए थे। रॉयल फैमिली अपने साथ इन ट्रेंड्स को लेके आई थी। रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ नोवेलिटी, चेंज एंड रीफाउंडेशन रेदर देन ऑफ ग्रेट राइटिंग। तो रेस्टोरेशन एज को मतलब लिटरेचर के हवाले से तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये से रीफाउंडेशन ऑफ सोसाइटी के लिहाज से इस एज को इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि जो प्यूरिटन्स ने जो पूरा एक सिस्टम तबाह कर दिया था तो उसको दोबारा अपनी रेल फॉर्म में लेके आने की कोशिश की गई, पर टाइम लगा, इसलिए इसको रिफाउंडेशन का पीरियड कहा जाता है।
चर्च ऑफ इंग्लैंड वाज री एस्टेब्लिश्ड, चर्च ऑफ इंग्लैंड की दोबारा से बुनियाद रखी जाती है। फिलोसफी ऑफ जॉन लॉक, फिलोसफी ऑफ जॉन लॉक भी इसी टाइम में आती है। जॉन लॉक की फिलोसफी क्या थी, नीचे लिखा भी हुआ, इंपीरिकल फिलोसफी थी वो। और ही प्रेफर्ड टू डिराइव क्रिश्चियनिटी फ्रॉम रीजन रेदर देन फ्रॉम रेवलेशन। कि जॉन लॉक ने कहा था कि क्रिश्चियनिटी को रैशनल बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए कि लोग उसे एक्सेप्ट करें। क्रिश्चियनिटी से ऐसे ऐसी चीज़ें निकाल दी जाएं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसे इम्पीरिकल बनाया जाए, ऑब्जेक्टिव बनाया जाए रिलीजन को। ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो कि जिसको आप प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकें, तो ये इम्पीरिकल फिलोसफी ऑफ जॉन लॉक कहलाती है। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिक्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, न्यूटन के जो लॉज हैं वो भी इसी टाइम के अंदर आते हैं। तो ये तो था इस एज का बैकग्राउंड। उसके बाद आगे क्या है, चार्ल्स टू एंड हिज फॉलोअर्स एंजॉयड गे लाइफ इन फ्रांस। दे इंट्रोड्यूस फॉपरी एंड लूजनेस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में फिर वो एक जो फ्रांस का कल्चर था जो कि एक लिबरल टाइप कल्चर था, वो उन्होंने फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। Instead of having Shakespeare and Elizabethan as their models, the poets and dramatists of Restoration age began to imitate French writers and especially their voices. तो बजाय कि इस एज के जो राइटर्स थे वो अपने फोर फादर्स को फॉलो करते, शेक्सपियर को फॉलो करते, एलिजबेथन मॉडल्स को फॉलो करते, तो उन्होंने उनको छोड़ के, अपने फोर फादर्स को छोड़ के, जो फ्रेंच राइटर्स है, फ्रेंच राइटर्स के स्टाइल को फॉलो करने एक स्टाइल बना हुआ था, तो उन्होंने फ्रेंच राइटर्स को फॉलो करने की कोशिश की, ख़ास तौर पर उनकी जो वाइसेस, जो उनकी नेगेटिविटी थी, उनको फॉलो करने की कोशिश की। आगे देखते हैं जी, इस एज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। इस एज की टू बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने? ओके। रेस्टोरेशन एज की दो मेन करेक्टरिस्टिक्स थी, एक थी रियलिज्म और एक थी टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस। अच्छा, अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्लासिकल एज की करेक्टरिस्टिक्स हैं। रियलिज्म, रियलिज्म क्या होता है कि व्हेन यू बिलीव इन रियलिटी, तो रियलिज्म का ऑपोजिट है आइडियलिज्म या इमेजिनेशन, इमेजिनेशन या आइडियलिज्म, ये इसका ऑपोजिट है। तो इस तरह रियलिज्म ये क्लासिकल क्वालिटी है। इसी तरह टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस, टू द पॉइंट लिखना, बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेटेड वे में ना लिखना, तो ये भी क्लासिसिज्म की क्वालिटी है। तो इस तरह इस एज में, जैसे मैंने पहले कहा कि क्लासिसिज्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये दोनों इसी एज की करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले रियलिज्म क्या है, इन द बिगिनिंग रियलिज्म टुक एन अंगली शेप बिकॉज द राइटर्स पेंटेड द रियल पिक्चर्स ऑफ करप्ट सोसाइटी एंड कोर्ट। तो स्टार्ट में जो रियलिज्म है उसकी एक अगली पिक्चर सामने आती है, क्योंकि राइटर्स ने जो कोर्ट के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो करप्शन थी उसको एज इट इज़ पेश किया। तो दैट्स वाई रियलिज्म जब एक खौफनाक शक्ल अख्तियार कर गई। उसके बाद है टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस, इट एम्फसाइज डायरेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड countered the tendency of exaggeration and extravagance which was encouraged during Elizabethan and the Puritan age. तो एग्जेजरेशन और एक्स्ट्रावेजेंस की जो क्वालिटी जो कि हमें प्यूरिटन एज में नज़र आती है, रोमांटिक रेनेसांस एज में नज़र आती है, तो वो तमाम एग्जेजरेशन और एक्स्ट्रावेजेंस की जो क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्करेज की गई। तो टू द पॉइंट लिखना, उसको जो है वो प्रमोट किया गया, जो कि क्लासिकल क्वालिटी है। उसके बाद फ्रेंच इन्फ्लुएंस है जी, रेस्टोरेशन राइटर्स रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच राइटर्स, फ्रेंच राइटर्स को उनके इन्फ्लुएंस में लिख रहे थे। गिव एम्फोसिस ऑफ रीजनिंग रेदर देन रोमांटिक फैंसी, रोमांटिक फैंसी से ज़्यादा रीजनिंग को फोकस कर रहे थे। प्रिसाइज वे ऑफ राइटिंग, अभी हमने बात की कि प्रिसाइज टू द पॉइंट लिखने को उन्होंने फोकस तरजीह दी। कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट क्लियर कट सेंटेंसेस विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स, वही एग्जैजरेशन और एक्स्ट्रावेजेंस की को डिस्करेज किया गया और टू द पॉइंट और
शॉर्ट क्लियर कट सेंटेंसेस जो है वो उसमें लिखा गया। तो ये सारी क्लासिकल क्वालिटीज़ जो है वो यहाँ पे नज़र आती हैं, जो कि फ्रेंच क्वालिटीज़ भी कहलाती हैं। उसके बाद जी रेस्टोरेशन पोइट्री है। लिटरेचर को अब हम देखते हैं। लिटरेचर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेन डोमिनेंट जॉनरा हमें नज़र आता है इस टाइम पे वो पोइट्री है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी जो कंट्रीब्यूशन है वो पोइट्री में है। लेकिन जो प्रोज है वो भी पोइट्री के लेवल की ग्रो कर चुकी थी, बहुत डोमिनेंट हो चुकी थी। और प्रोज में बहुत अच्छा वर्क प्रोड्यूस हो चुका था। पोइट अगर ओवरऑल देखें तो सिर्फ एक ही हमें इस एज में मेन राइटर नज़र आते हैं, और वो है ड्राइडन। अगर ड्राइडन को निकाल दें तो पीछे पोइट्री में भी कुछ नहीं बच जाता। बहुत थोड़े राइटर्स और अच्छे राइटर जो बचते हैं। लेकिन अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन, नए राइटर्स अच्छे वो हमें यहाँ पे मतलब देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रोज और पोइट्री किसी हद तक पैरेलल थे। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, प्रोज ज़्यादा डोमिनेंट हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन पोइट्री में भी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन प्रोज बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी। तो रेस्टोरेशन पोइट्री देखते हैं। रेस्टोरेशन पोइट्री वाज सैट्रिकल एंड रियलिस्टिक। सैट्रिकल और रियलिस्टिक पोइट्री है, रिटन इन हीरोइक कपलेट। और हीरोइक कपलेट में ये सारी पोइट्री जो है वो लिखी गई। इसमें जो मेन पोइट है वो हमारे पास ड्राइडन है। 1631 से 1700 तक ड्राइडन का ये ड्यूरेशन है। तो ड्राइडन बड़े पॉपुलर पोइट हैं जी, और बहुत बड़े राइटर हैं। तो ड्राइडन के बारे में कोई मेन चीज़ बताएं कि ड्राइडन के बारे में जो सबसे पॉपुलर चीज़ है, फेमस चीज़ क्या है ड्राइडन के हवाले से? फादर ऑफ क्रिटिसिज्म सर। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, ही इज़ द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक। वेरी गुड, फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक है। इसके अलावा कोई और बात भी है? सर मेटाफिजिकल पोइट थे। नहीं, मेटाफिजिकल तो नहीं थे। स्टार्ट में थोड़ा सा मेटाफिजिकल इन्फ्लुएंस था, लेकिन बाद में नहीं था, ख़त्म हो। ये तो क्लासिकल है, मेटाफिजिकल नहीं है। स्टार्ट में थोड़े से थे मेटाफिजिकल, लेकिन बाद में फिर क्लासिकल हो गए थे। जी। सर इनका एक फेमस द बैटल ऑफ द बुक्स। द बैटल ऑफ बुक्स इनका इनका तो नहीं है, वो तो स्विफ्ट का है। बैटल ऑफ बुक्स स्विफ्ट का या अलेक्जेंडर पोप का है। जैसे उन्होंने कहा ना कि फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक है, तो दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके हवाले से है वो ये है कि ही इज़ द फर्स्ट पोएट लॉरिएट। फर्स्ट पोएट लॉरिएट, ठीक है। पोएट लॉरिएट के बारे में जानते हैं ना आप, कि पोएट लॉरिएट क्या होता है? ऑफिशियल पोइट सर किसी स्टेट का। हाँ जी, किसी भी स्टेट का कोई ऑफिशियल। ख़ास तौर पर ये जो ट्रेंड है ना, ये इंग्लैंड में ही था। पोएट लॉरिएट ये एक ओहदा था जो कि बादशाह किसी पोएट को वो देता था, पोएट लॉरिएट। और वो पोएट लॉरिएट जो था वो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन जो वो करता था। ठीक है, तो ड्राइडन फर्स्ट पोएट लॉरिएट भी हैं और फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक भी हैं। ड्राइडन वाज सुप्रीम मास्टर इन हिज यूथ केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौले। कौले जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट है, मतलब स्टार्ट में वो मेटाफिजिकल स्कूल से इम्प्रेस हुए, मतलब स्टार्ट में वो रोमांटिक थे। हिज अर्ली पोइट्री फुल ऑफ कंसीट्स एंड एग्जेजरेशन ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। वही बात होगी कि जो अर्ली पोइट्री है वो कंसीट्स एग्जेजरेशन से भरी हुई है, जो कि मेटाफिजिकल स्कूल की करेक्टरिस्टिक्स है। मेटाफिजिकल स्कूल भी आप कह सकते हैं कि रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री है। तो स्टार्ट में ड्राइडन जो थे वो मेटाफिजिकल स्कूल से इम्प्रेस थे, मतलब कि वो रोमांटिक थे। इन हिज लेटर ईयर्स रोट इन क्लियर एंड फोर्सफुल स्टाइल विच लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि
ये क्लियर और बड़े फोर्सफुल स्टाइल में इन्होंने लिखा, और जो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है उसकी बुनियाद इंग्लैंड के अंदर इन्होंने रखी है। तो ये फिर बाद में क्लासिकल हो गए थे। तो बेसिकली ये क्लासिकल पोइट है ड्राइडन। डिवीजन ऑफ ड्राइडन्स पोइट्री, ड्राइडन की पोइट्री को देखें तो उसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल सेटायर, फिर है डॉक्ट्रिनल पोएम्स, फिर उसके बाद है फेबल्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की पोइट्री उन्होंने लिखी। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल सेटायर्स क्या है। पॉलिटिकल सेटायर में उन्होंने एब्सोलीम एंड एचिटोफल, ये एक वर्क है वो लिखा। ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल सेटायर इन इंग्लिश, इंग्लिश ये कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्क है द मेडल, ये भी एक पॉलिटिकल सेटायर है जो कि इन्होंने लिखी। उसके बाद फिर डॉक्ट्रिनल पोएम्स हैं। डॉक्ट्रिनल पोएम्स में 2 पोएम्स हैं। अच्छा, उसमें क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ड्राइडन वो पहले प्रोटेस्टेंट थे। तो जब वो प्रोटेस्टेंट थे तो उन्होंने रिलीजियो लेसी लिखा, जैसे कि इट वाज रिटन, रिलीजियो लेसी वाज रिटन व्हेन ड्राइडन वाज ए प्रोटेस्टेंट डिफेंडेड एंग्लिकन चर्च को इन्होंने डिफेंड किया रिलीजियो लेसी के अंदर। फिर ये बाद में कैथलिक हो गए। जब कैथलिक हो गए तो फिर उन्होंने द हिंड एंड द पेंथर लिखी। इट वाज रिटन व्हेन ड्राइडन बिकेम ए कैथलिक डिफेंड्स कैथलिकिज्म। तो यहाँ पर कैथलिकिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। तो इनकी जो ये पोएम्स हैं, फिर ये नीदर रिलीजियस नॉर डिवोशनल बट थियोलॉजिकल एंड कंट्रोवर्शियल। ठीक है, तो इनकी जो पोएम्स है वो रिलीजियस नहीं है बल्कि कंट्रोवर्शियल है, कि कभी जो है वो प्रोटेस्टेंट है तो प्रोटेस्टेंट्स को डिफेंड कर रहे हैं, कैथलिक बन गए तो फिर कैथलिक को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये रिलीजियस नहीं है बल्कि ये थियोलॉजिकल, जो कि एक थेरी, जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही है। यहाँ कंट्रोवर्शियल पोएम हम इन्हें कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ फेबल्स लिखी, वह रिटन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ ड्राइडन्स लाइफ, ड्राइडन के अपने आखिरी ज़िंदगी में लिखी। द पेलामोन एंड आरसाइट, ये एक फेबल है बेस्ड ऑन चौसस नाइट टेल। चौसस की नाइट टेल पर यह मुश्तमिल है, उस तरह उसकी स्टोरी ली हुई है। और इसके अलावा एनुस मिराबिलियस इनकी फेबल है, और अलेक्जेंडर्स फीस्ट ये बेस्ट ओड कंसिडर की जाती है, ये भी इनकी फेबल है। ड्राइडन्स पोइट्री पोजेसेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें ड्राइडन की पोइट्री में मिलती हैं। तो इस ड्राइडन एक इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट पोइट हैं। तो ड्राइडन के लेवल का कोई और दूसरा पोइट हमें यहाँ नज़र नहीं आता। तो ड्राइडन इज़ द ओनली डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन पोइट्री। फिर आगे पोइट्री के बाद हमें कोई और क्योंकि पोइट्री में कोई और हमें मेजर पोइट नज़र नहीं आता, तो नेक्स्ट है जी रेस्टोरेशन ड्रामा। और थिएटर्स ओपन हो चुके थे 1660 में, और लोगों ने ड्रामा लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, ड्रामा परफॉर्म होना शुरू हो गया। लेकिन इस एज के जो ड्रामाटिस्ट थे वो रेनेसांस एज के लेवल का ड्रामा नहीं लिख सके। ठीक है, तो ड्रामा बेशक रिस्टोर हो गया, लेकिन फिर भी इस ड्रामा अपना वो पुराना स्टेटस हासिल ना कर सका। डेफिशिएंट इन पोएटिक फीलिंग, तो ये जो रेस्टोरेशन ड्रामा है वो क्या है, पोएटिक फीलिंग्स में डेफिशिएंट है, कि मतलब दिन ब दिन जो पोएटिक फीलिंग्स हैं वो राइटर्स के अंदर, अ, वो पोएटिक जो एबिलिटीज़ हैं वो डिक्लाइन होती गई। इमेजिनेशन एंड इमोशनल अप्रोच, तो जो रेस्टोरेशन ड्रामा है वो पोएटिक फीलिंग, इमेजिनेशन और इमोशनल अप्रोच में डेफिशिएंट है। मतलब जिस तरह रेनेसांस राइटर्स ने लिखा उस तरह का नहीं है। यूजेस प्रोज एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि जो रेनेसांस ड्रामा है वो पोएटिक ड्रामा है, लेकिन जो रेस्टोरेशन ड्रामा है ये प्रोज ड्रामा है, प्रोज में ड्रामा लिखा जा रहा है, तो प्रोज की डोमिनेंस भी यहाँ पे शो होती है। कॉमन पीपल वर स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटनिज्म, नो लव फॉर थिएटर। तो जो प्यूरिटेनिक प्रेजुडिस है थिएटर के खिलाफ और ड्रामे के खिलाफ वो अभी भी चल रही थी, इसलिए कॉमन लोग अभी भी ड्रामे की तरफ नहीं आ रहे थे। नो मैस अपील, नो यूनिवर्सैलिटी, वेरी नैरो। तो कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं थी, कोई मैस अपील नहीं थी ड्रामे के अंदर, और नैरो टाइप का ड्रामा था। रेस्टोरेशन ड्रामा एक ख़ास क्लास के लिए था, सिर्फ अपर क्लास की जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, वो ड्रामे के अंदर शो होती थी, की जाती थी। लेकिन जो
मतलब मिडिल क्लास लोअर क्लास उनको इग्नोर किया जाता था रजिस्ट्रेशन ड्रामे में, तो इसलिए इसमें यूनिवर्सलिटी नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को टारगेट किया गया। तो टाइप्स ऑफ ड्रामा देखते हैं, कितनी टाइप का ड्रामा लिखा गया। दो तरह का ड्रामा लिखा है, कॉमेडी और एक ट्रेजिडी। कॉमेडी में बात करें तो कॉमेडी ऑफ मैनर लिखी गई। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है कि जब आप सोफिस्टिकेटेड या अरिस्टोक्रेसी की जो अपर क्लास है उसकी मैनर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बयान करते हैं, तो उसको कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा है जी कॉमेडी ऑफ मैनर इस टाइम में। पोर्ट्रेड सोफिस्टिकेटेड लाइफ ऑफ डोमिनेंट क्लास, डोमिनेंट क्लास की जो सोफिस्टिकेशन है, उनके जो मैनरिज्म है वो पोर्ट्रेट किए गए। और इसमें चीफ जो ड्रामाटिस्ट है वो ड्राइडन है। ड्राइडन ने ड्रामा भी लिखा, पोइट्री भी लिखी, और ड्रामे में वाइल्ड गैलेंट और द इंडियन क्वीन इनके फेमस ड्रामा है। फिर बड़े ड्रामाटिस्ट हैं विलियम कंग्रीव, बड़ा नाम था इनका इस टाइम पे, मोस्ट गिफ्टेड ड्रामाटिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। इन्होंने लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये इन्होंने दो ड्रामाज लिखे थे विलियम कंग्रीव ने। फिर वाइचरले थी, ये कि फीमेल थी जो कि ड्रामा लिख रही थी, और द कंट्री वाइफ द प्लेन डीलर, ये इन्होंने दो ड्रामाज लिखे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कि फर्स्ट फीमेल जो राइटर है वो भी रेस्टोरेशन एज में थी, वो वाइचरले नहीं है, वो एक और है, लेडी विंचलसी। लेडी विंचलसी तारीख में पहली खातून इंग्लिश राइटर खातून है, और वो इसी एज से बिलोंग करती हैं, लेडी विंचलसी के उनके अगर आपने वर्जीनिया वुल्फ पढ़ा है तो वर्जीनिया वुल्फ उन्हीं का जिक्र करती हैं, लेडी विंचलसी का, कि रेस्टोरेशन एज में पहली खातून ड्रामाटिस्ट आती है। वो भी कि उनके हस्बैंड की डेथ होगी और उनको अर्निंग का सोर्स चाहिए था, तो उन्होंने फिर जो है वो ड्रामा लिख के मतलब सॉरी ड्रामाटिस्ट नहीं थी, वो पोइट थी, पोइटस थी, तो वो फिर लिख कर अपनी इनकम जो है वो हासिल करती थी। तो लेडी विंचलसी फर्स्ट सॉरी वीमेन राइटर थी जो इस एज से बिलोंग करती थी। तो उसके बाद कॉमेडी ऑफ मैनर के बाद हीरोइक ट्रेजेडी है जी, ट्रेजेडी आती है। रेस्टोरेशन ने स्पेशलाइज्ड इन हीरोइक ट्रेजेडी, तो इसमें जो ट्रेजेडी की जो टाइप है वो हीरोइक ट्रेजेडी जो है वो कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर हीरोइक कपलेट जो है वो यूज़ किया गया, इसलिए इसको हीरोइक ट्रेजेडी कहा जाता है। ट्रेजेडी में देखें तो हमें ड्राइडन का नाम ही सबसे पहले नज़र आता है, और इनका वर्क है ट्रेनिंग लव है, द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा है, ऑल फॉर लव है, औरंगजेब, ये इनके हीरोइक ट्रेजेडीज़ हैं। तो इस तरह ये ड्रामा था। ड्रामे में एक तो ड्राइडन और दूसरे विलियम कंग्रीव, ये दो बड़े नाम हमें रेस्टोरेशन ड्रामा में नज़र आते हैं। तो ड्रामे में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो रेनेसांस ड्रामा को कम्पीट कर रहा है। और फिर लास्ट में है जी रेस्टोरेशन प्रोज, कि ये जो एज है ये प्रोज के हवाले से बड़ी रिच एज है। रेस्टोरेशन पीरियड वाज डेफिशिएंट इन पोइट्री एंड ड्रामा, तो ओवरऑल देखें तो पोइट्री और ड्रामा में डेफिशिएंट। अगर आप सिर्फ ड्राइडन को निकाल दें, बाकी ना पोइट्री में कुछ बचता है और ना ही ड्रामे में कुछ बचता है, तो इसलिए ड्रामा और पोइट्री में ये डेफिशिएंट है। इन प्रोज इट होल्ड्स इट्स हेड मच हायर, लेकिन प्रोज में अच्छी कंट्रीब्यूशन हमें नज़र आती है। प्रोज डेवल्प्ड एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग क्लियरली एंड प्रिसाइजली एवरेज आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, एवरेज आइडियाज़ और फीलिंग को क्लियरली और एक्सप्रेसिवली जब वो प्रोज के अंदर जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। और प्रोज की बात करें तो उसमें भी सबसे पहले ड्राइडन है। देखें, ड्राइडन पोइट्री में भी हैं, ड्रामे में भी हैं, और प्रोज में भी हैं। चीफ लीडर ऑफ न्यू प्रोज पोइट्री एंड ड्रामा, ठीक है, तो हर जॉनरा के अंदर ये चीफ लीडर हैं। ही रोट इन प्लेन सिंपल एंड एग्जैक्ट स्टाइल, तो प्लेन सिंपल और एग्जैक्ट स्टाइल जो कि क्लासिकल क्वालिटी है, तो उन्होंने उसमें लिखा। फ्री फ्रॉम ऑल एग्जेजरेशन, ठीक है जी। इनका प्रोज का वर्क क्या है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क है। फिर थॉमस स्प्रैट आते हैं जी, और ये इन्होंने हिस्ट्री ऑफ रॉयल सोसाइटी, ये इनका वर्क है जो लिखा। और फिर उसके बाद इन दोनों के बाद इस एज के सबसे बड़े प्रोज राइटर जॉन बनियन वो आते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है जॉन बनियन की, कहा जाता है कि नावल की बुनियाद इन्होंने रखी थी। पहला नावल नहीं लिखा, लेकिन नावल की बुनियाद जॉन बनियन ने रखी थी।
सोल्जर इन पार्लियामेंट्री आर्मी के ये सोल्जर थे। नेक्स्ट टू ड्राइडन ग्रेटेस्ट पोइट, ड्राइडन के बाद बड़े पोइट कंसिडर होते हैं। हिज स्पिरिट ऑफ प्यूरिटन हैड स्पिरिट ऑफ प्यूरिटनिज्म लाइक मिल्टन। जिस तरह मिल्टन प्यूरिटन थे और बड़े रिलीजियस थे, इस तरह जॉन बनियन भी बहुत बड़े जब प्यूरिटन थे और रिलीजियस पर्सनैलिटी थे और ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर भी हैं। और इन्होंने तो नावल की बुनियाद रखी थी, तो बहुत बड़े स्टोरी टेलर भी हैं। ही वॉज लाइक मिल्टन, मिल्टन की तरह है। ठीक है, जिस तरह मिल्टन ने होली थीम्स पर लिखा, मतलब जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट उसमें होली थीम है, इसी तरह इनका जो वर्क है वो भी उसमें भी होली थीम है। प्रिकर्सर ऑफ इंग्लिश नावल, जब इंग्लिश नावल की बात होगी, उसके ओरिजिन की बात होगी, तो जॉन बनियन की बात लाजमी होगी कि नावल की पहली जो ईंट है वो जॉन बनियन ने ही रखी थी। और ये हो गया जी प्रिकर्सर ऑफ इंग्लिश नावल। और इनका जो वर्क है उसका नाम है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है जी, टू लीड मैन एंड वुमेन इनटू गॉड्स वे ऑफ साल्वेशन, ये इसका थीम है, टू लीड मैन एंड वुमेन इनटू गॉड्स वे ऑफ साल्वेशन। तो ये इसका स्टाइल वही है जो कि चौसर की कैंटरबरी टेल का है, कि जिस तरह कैंटरबरी टेल में एक होली जर्नी शो की गई है सैमुअल बेकेट के दरबार की तरफ, तो ये भी उसी स्टाइल पर पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है वो शो उसी स्टाइल पर जो है वो डिज़ाइन की गई। इसमें भी एक होली जर्नी है, और वो होली जर्नी कहाँ पर है? टू द हेवनली सिटी, यरूशलेम। ठीक है, तो ये उसकी कहानी जो है वो जिस तरह चौसर की है वैसे ही है, लेकिन थीम इसमें होली है। द पिलग्रिमेज ऑफ द क्रिश्चियन टू द हेवनली सिटी, के एक मुकद्दस शहर की तरफ जो सफ़र है वो शो किया गया है इसके अंदर। तो उसके बाद आगे क्या है जी? क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ बाइबल, कि जॉन बनियन के ऊपर हमें बाइबल का क्लियर इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है, और जो ऑथराइज वर्जन जिसे हम कहते हैं। तो बाइबल की ट्रांसलेशन से जो है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और प्रोज लिखने की तरफ आए। इसके अलावा इनका अगर बाकी वर्क देखें तो उसमें ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर, ये इनका एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। द होली वॉर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, तो ये सारे जॉन बनियन के वर्क्स हैं। तो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि प्रोज राइटर हैं। उसके बाद फिर डायरी राइटर, डायरी राइटिंग जैसे हमने पहले बात की कि काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। तो पेपेस डायरी, सैमुअल पेपे ने डायरी लिखी 1660 से 1669, 9 ईयर्स के ड्यूरेशन में, पब्लिश्ड इन 1825, और 1825 में ये पब्लिश होती है। क्लर्क ऑफ किंग्स शिप्स, ये क्लर्क थे, बादशाह के शिप्स का हिसाब किताब रखते थे, और इन्होंने फिर अपनी डायरी लिखी और बाद में फिर जाके ये पब्लिश हुई। इसी तरह इनके एक और फेलो डायरिस्ट थे, जॉन एवलियन एवलियन सॉरी जॉन एवलियन। तो ये भी इनके साथी थे और एक साथ ही काम करते थे, तो इन्होंने भी डायरी लिखी। इसके अलावा इस एज में हमें विमेन राइटर्स नज़र आते हैं। पहले देखें तो सबसे पहले लेडी विंचल सिंह हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। ये वो पहली फीमेल हैं जो कि लिख रही हैं। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो लिखा। इसके अलावा एक और फीमेल है, एन ब्रैड स्ट्रीट है, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्रेसेस, के पहली एक्ट्रेसेस। इससे पहले जो स्टेज पर परफॉर्मेंस होती थी उसमें सारे मेल होते थे, फीमेल रोल भी मेल परफॉर्म करते थे, लेकिन ये एन ब्रैड स्ट्रीट ये पहली एक्ट्रेसेस में इनको इंक्लूड किया जाता जिन्होंने स्टेज पर जिन औरतों ने परफॉर्म किया। इसी तरह कैथरीन फिलिप्स हैं, ये भी अर्ली विमेन राइटर्स में इनको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, तो ये तो थी इस एज के अंदर विमेन राइटर्स। तो इसके साथ ही हमारी ये एज यहाँ पे वाइंड अप हो जाती है। छोटी सी एज है, और दैट वाज ऑल अबाउट रेस्टोरेशन एज।